हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमने एक बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड कांस्टेंट करंट सोर्स। और इसी टॉपिक के ऊपर इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिस वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया कि एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और एक कांस्टेंट करंट सोर्स की वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, और एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में, कांस्टेंट करंट सोर्स एक आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था कि मान लीजिए हमारा कोई भी एक पावर सोर्स है, वो हमें नहीं पता उस पावर सोर्स के अंदर क्या है। ठीक है, हमारा कोई भी एक पावर सोर्स है और यहाँ पे हमारा एक लोड कनेक्टेड है RL, और यहाँ हमारी जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड दैट इज V एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज I। और अगर इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है तो वो एक आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा या एक प्रैक्टिकल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा। और अगर उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक और आई वी कैरेक्टरिस्टिक अगर इस टाइप की है तो वो या तो एक आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स है या फिर एक प्रैक्टिकल कांस्टेंट करंट सोर्स है। और हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पावर बताते हैं कि इनफाइनाइट पावर होगी सोर्स में, जो कि इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे अवेलेबल पावर सोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है या प्रैक्टिकल कांस्टेंट करंट सोर्स है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम यहाँ तक गए थे कि हमें नहीं पता ये पावर सोर्स क्या है, बट अगर उस पावर सोर्स की वीआई कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप की है तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, अगर उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप की है तो वो एक कांस्टेंट करंट सोर्स है। अब हमें ये देखना है कि इस पावर सोर्स के अंदर ऐसा क्या होगा कि या तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा या एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सबसे पहले एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो हमारी वोल्टेज है वो एक पोटेंशियल वेरिएबल है। मतलब वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल है, जैसे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल का मतलब क्या है? कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। जो अगर हम लिटरल वर्डिंग देखें पोटेंशियल का, इट मींस द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। ओके, और करंट क्या है? एक्चुअली डूइंग समथिंग। ठीक है, मतलब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कभी भी सोर्स की बात करते हैं तो उस सोर्स के पास हमेशा पोटेंशियल होता है। ठीक है, उसके पास सोर्स के पास पोटेंशियल है करंट को फ्लो कराने का। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में करंट फ्लो की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोर्स है, कोई भी पावर सोर्स अगर हमारा है, एक्चुअली वो एक वोल्टेज सोर्स है, फंडामेंटली वो एक वोल्टेज सोर्स है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा पावर का सोर्स है वो एक्चुअली में एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और अगर हम वोल्टेज को या पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या है, तो हम और करंट क्या है। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स क्या है, अब ये वोल्टेज सोर्स है, ये पोटेंशियल सोर्स है, इसके पास कैपेबिलिटी है टू मेक द करंट फ्लो। बट अगर हमने यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, द करंट इज नॉट फ्लोइंग। अगर इफ द करंट इज नॉट देयर बट स्टिल द वोल्टेज इज देयर। अगर हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट A और B के बीच में, तो देयर इज अ वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन पॉइंट A एंड B, बट देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इसे कंपेयर नहीं, अगर हम इसकी एनालॉजी बनाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा कोई एक डैम है, जिस डैम में हमने बहुत सारा वाटर स्टोर किया, डैम में किया, या मान लीजिए हमारा जैसे कि हमारे घरों में ऊपर एक टंकी रखी होती है, जिस टंकी के अंदर हमने बहुत सारा पानी रखा होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये 500 लीटर का टैंक है और उसमें मान लीजिए हमारा लेट से ये 10 मीटर की हाइट तक हमने पानी भर के रखा हुआ है। तो ये क्या है? दिस इज पोटेंशियल। इस मतलब वाटर के फ्लो की पॉसिबिलिटी है, अगर वो पॉसिबिलिटी को, अगर उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा टैंक है, अगर इस टैंक में हमने यहाँ से अगर हमने एक आउटलेट दे दिया, और अगर हमने इस टैंक का जो टैप है, अगर हमने ये टैप को ओपन कर दिया, तो देन देयर विल बी अ करंट, देन देयर विल बी अ वाटर करंट। अर्लियर देयर वाज सम वोल्टेज, देयर वाज सम पोटेंशियल, but there was not any current. There was potential was there, but there was no current. Okay, and when this potential is there, current flow is also there, then we say that there is some power. When potential is there and current is also there, if potential is there, current is not there, there is no power. Okay,
इफ पोटेंशियल इज देयर एंड करंट इज आल्सो देयर देन देयर इज पावर। ठीक है, तो इससे मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी जो हमारा सोर्स है, पावर का सोर्स या जो एनर्जी का सोर्स हमारा है, उसके पास जो अवेलेबल है वो पोटेंशियल अवेलेबल है, उसके पास में वोल्टेज अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि कोई भी सोर्स, अभी हम देखेंगे कि चाहे वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो चाहे कांस्टेंट करंट सोर्स हो, फंडामेंटली वो एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। अगर वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। अगर वो वोल्टेज सोर्स एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो वो वोल्टेज सोर्स एक कांस्टेंट करंट सोर्स बन जाएगा। बट फंडामेंटली जो हमारे पास जो सोर्स है वो एक्चुअली में एक वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि जो हमारे पास पावर है, ये जो एनर्जी है, उसको स्टोर करना वोल्टेज की फॉर्म में पॉसिबल है, करंट की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हमारे घरों में मान लो बैटरीज है, तो उन बैटरीज के अंदर जो हम कहते हैं कि 1.5 वोल्ट का सेल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम कहते हैं 1.5 वोल्ट का सेल है, तो उसमें क्या है, जो उसमें हमारे पास एनर्जी जो स्टोर्ड है उसमें हमें वो उसमें 1.5 वोल्ट के पोटेंशियल की फॉर्म में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर। अगर हम एक मल्टीमीटर से चेक करें तो 1.5 वोल्ट वी कैन सी देयर। देयर इज नो करंट, व्हेन देयर इज नो सर्किट देयर इज नो करंट, बट स्टिल द 1.5 वोल्ट इज देयर। इट्स बिहेविंग लाइक अ वोल्टेज सोर्स। ओके, तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो हर सोर्स जो है वो हमारा एक फंडामेंटली एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, वो हमारा फंडामेंटली वोल्टेज सोर्स है। जैसे हमारा डैम है, डैम में हमारा बहुत सारा पानी स्टोर्ड है, तो वहां पे एक पोटेंशियल है। अब जब एक्चुअली में वो डैम में से हम ओपनिंग क्रिएट करेंगे और वो पानी बह के जाना चालू करेगा, देन देयर विल बी ए करंट। ओके, अदरवाइज अ पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर, बट द करंट विल कम ओनली व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्लो। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी, सबसे पहली चीज कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। अब दूसरी चीज एक हमें और समझने की जरूरत है कि जैसा कि हमने पहले पुराने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे कोई एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही मेरा एक कंप्लीट पाथ बना मेरा, तो मेरा एक करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, और हमने देखा था कि जब भी करंट किसी भी, ये रेजिस्टेंस कैसे बना, ये हो सकता है कोई मेटल का कंडक्टर है, और हमें पता है कि जब भी किसी मेटल कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट को फ्लो करने में बहुत सारी अपोजिशन होती है, हिंड्रेंस क्रिएट होती है, उसी हिंड्रेंस को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो सेम करंट, अब क्या होता है, करंट तो पूरा क्लोज लूप में फ्लो करता है। अगर मान लीजिए इस वोल्टेज को मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, मान लेते हैं ये एक डीसी सोर्स है, तो आउट ऑफ द सोर्स, आउटसाइड द सोर्स जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम इनसाइड द सोर्स देखें, और मान लेता हूं मैं इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, इनसाइड द सोर्स अगर हम देखें तो जो करंट हमारा है, यहाँ से मान लो ऐसे निकला, और ये इनसाइड द सोर्स अगर हम देखें तो करंट हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब वो इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो कर रहा है, तो सोर्स के अंदर भी उसको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, उसको सोर्स के अंदर भी उसको हिंड्रेंस झेलनी पड़ेगी। तो इस हिंड्रेंस की वजह से, इस अपोजिशन की वजह से जो सोर्स के अंदर क्रिएट हो रही है, तो सोर्स के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, सोर्स के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, या इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो हर सोर्स, कोई भी सोर्स जो हो, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और एक्चुअली देखा जाए, अभी हम जैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्चुअली उस रेजिस्टेंस की होने की वजह से ही वो एक आइडियल सोर्स नहीं होता है, वो एक प्रैक्टिकल सोर्स रहता है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के होने की वजह से। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज हमें क्लियर हुई, एक तो फंडामेंटली हर सोर्स एक वोल्टेज सोर्स है, और सेकेंडली हर वोल्टेज सोर्स का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसलिए अब जो हमारा ये पावर का सोर्स था, उस पावर के सोर्स को हमने यहाँ पे हमने पावर के सोर्स को हमने क्या किया, ये हमारा पूरा पावर का सोर्स था, उस पावर के सोर्स में से हमारा प्लस माइनस वी हमारा ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और यहाँ पर एक हमारा हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया अपना लोड। ठीक है, अब ये जो लोड है, ये हमारे लोड के टर्मिनल है, लोड के यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो वी है, वी एल कह देते हैं, क्योंकि वी हमने जो वोल्टेज यह काम करते हैं, इसको वी इन कह देते हैं सोर्स की वोल्टेज को, तो लोड वोल्टेज को हम सिंपल वी रखते हैं जैसे पहले से रख रहे थे, और लोड के करंट को हम आई रखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, अब यहाँ पे हमारा हमें क्या देखना है, और अब जो हमारा ये लोड है, लोड हमारा फिक्स नहीं रहता, कई बार हमारा लोड फिक्स हो सकता है, कई बार लोड हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है,
और एक्चुअली लोड हमारा कई बार चेंज होता रहता है, तो अब हम मान लेते हैं जो हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है, ये जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस RL है, हम मान लेते हैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है मान लीजिए R मिनिमम, और इस रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है मान लीजिए R मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल हो सकता है मान लो ये 1K से लेकर के 100K तक का लोड पॉसिबल हो, तो R मिनिमम 1K हो गया और R मैक्सिमम हो गया हमारा 100K। ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम ये देखें कि वोल्टेज अक्रॉस द लोड क्या होगी और करंट अक्रॉस द लोड क्या होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मान लो हम देख लेते हैं करंट अक्रॉस द लोड क्या होगा। तो I का अगर हम देखें करंट अक्रॉस द लोड I, दिस I विल बी इक्वल टू, सिंपली हमारा हो जाएगा ये जो, अगर हम इसमें सिंपल सा ओम्स लाइन लगा रहे हैं हम सिंपल, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। ठीक है, I इक्वल टू Vin डिवाइडेड बाई RL प्लस दिस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज Vin इक्वल टू I इक्वल टू Vin अपॉन RL प्लस R। और अगर हम ये देखें वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्योंकि ओम्स लॉ कहता है सिंपल I इंटू RL, तो दिस विल बी इक्वल टू Vin अपॉन में RL प्लस में R इंटू में RL। ठीक है, हम इस साइड को हम रब कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको कलर को भी चेंज करते हैं, ब्लू यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या दिख रही होता है, I इज इक्वल टू है Vin अपॉन RL प्लस R, और जो V वोल्टेज अक्रॉस द लोड है दैट इज इक्वल टू I इंटू RL, इट मीन्स Vin अपॉन RL प्लस R इंटू RL। ठीक है, अब एक चीज समझने की हम कोशिश करें, हम ये समझने की कोशिश करें कि अब यहाँ पे हम एक कंडीशन देने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर R जो है हमारा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द दिस पावर सोर्स, अभी भी मैं इसको वोल्टेज सोर्स नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स नहीं करा, बट ये जो भी हमारा पावर सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इट मे बी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट करंट सोर्स, इट इज द वोल्टेज सोर्स। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R of constant voltage source is very small in comparison to R min, or R is very small in comparison to the entire range of load RL। अगर R बहुत small है तो हमारा क्या होगा, in that case I will be equal to V in divided by RL plus R है। तो R जो है वो हमारा, क्योंकि R जो है वो हमारा ऑलमोस्ट नेगलिजिबल, R जो है वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू RL है, तो हम फ्रॉम हियर वी कैन नेग्लेक्ट दिस स्मॉल r and this will become equal to nearly equal to I is equal to Vin by RL। okay, and V voltage across load will be equal to, because this was Vin upon RL plus R into RL, because this R is very small in comparison to RL, we can replace this R plus RL by RL and then RL cancel, this is equal to V in। ओके, तो अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि वोल्टेज, if this condition is observed that internal resistance of the source is very small in comparison to the entire possible range of the load resistance, then voltage across the load is nearly equal to the Vin, nearly equal to the voltage of the source। okay, तो it means, और I को अगर हम देखें, it means voltage across the load is equal to the voltage of the source, and voltage of the source will be a fixed value, therefore the voltage across the load is constant। in that case this source will behave like a constant voltage source। और अगर हम करंट देखें तो करंट, क्योंकि हमारा I इक्वल टू Vin बाई RL है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर हमारा अगर जब RL हमारा R min के इक्वल है तो I will be equal to I max equal to Vin upon R minimum। ओके, तो it will be I max, और जब when RL is equal to R max then I minimum will be equal to Vin divided by R max। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरा जो R min और R max में अगर मेरा 100 का रेशियो है, तो I min और I max में भी हमारा 100 का रेशियो होगा। इसका मतलब है कि लोड की एक मिनिमम वैल्यू से लोड की एक मैक्सिमम वैल्यू में जो करंट होंगे उनमें 100 टाइम्स का फर्क होगा।
बट वोल्टेज अक्रॉस द लोड जो होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये जो सोर्स है इट विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि इफ देयर इज एनी वोल्टेज सोर्स which is having an internal resistance small r, if this internal resistance small r is very less in comparison to the entire possible range of the load resistance, then this type of source, this type of voltage source can be treated as a constant voltage source for all the practical purposes. Okay, it should be clear. ठीक है, अब यहां से अब हम थोड़ा सा इसको अगर हम चेंज करें, ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या हुआ, इफ वी हैव एनी वोल्टेज सोर्स which has an internal resistance small r, and if this resistance r is very less in comparison to the entire possible range of the load resistance RL, then this source will behave like a constant voltage source. Okay, now let's take another scenario. Let's take another scenario. I will just change, reverse it. Let's consider R is very large in comparison to R max, maximum value of load resistance. If R is very large in comparison to R max, means R is small, R is very large in comparison to entire possible range of load resistance RL. If this is the scenario, then what will happen? Let's consider this I is equal to V in divided by then this RL plus R. This RL plus R, because RL is very small in comparison to R, therefore it can be reduced as V in by R. This will be nearly equal to V in by R, and then voltage will be equal to V in divided by RL plus R into RL. But this RL plus R, this RL is very small in comparison to R. Therefore, from here we can remove this RL. This will be nearly equal to V in divided by small r into RL. This is the voltage V. Okay. अब यहाँ से अगर हम चीज देखें, I is equal to V in by R. V in is a constant value because this is the voltage of the voltage source, and small r is a constant value which is the internal resistance of the source. Therefore, I is equal to constant. I is equal to constant. और अगर हम वोल्टेज देखें V equal to V in by R, this is a constant which is equal to the I. V in by R is equal to I into RL. into this is into RL. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा RL is equal to है R min, तो V will be equal to I into R min. और if RL is equal to, तो in this case V will be equal to V min. V min equal to I into R min. When RL is equal to R max, then V max will be equal to I into R max. Okay. ठीक है, इससे अब हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है अगर R min और R max में, अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1K से 100K है, तो इसका मतलब है V in और V max में 100 टाइम्स का फर्क होगा जो R min और R max में है। तो इसका मतलब क्या है? जो करंट थ्रू द लोड जो है दैट इज कांस्टेंट, whereas the voltage across the load has changed by 100 times. Okay, so it means how is it behaving? Is it behaving like a constant current source of value V in by R? ठीक है, अब इसको अगर हम समराइज करें तो इसका समराइज करके क्या समझ में आता है? If we have any voltage source which has an internal resistance R, and if the internal resistance of the voltage source is very large in comparison to the entire possible range of the load resistance, then we can treat such a voltage source like a constant current source. It's better to, for all practical purposes, for solving the electric circuit equations,
we can treat that type of voltage source. It's better to treat that type of voltage source like a constant current source, not like a constant voltage source. Okay, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि केवल सोर्स के अंदर हमारी क्या चीज चेंज हो रही है इन कंपैरिजन टू लोड रेजिस्टेंस। और हाँ, इसमें मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि सेम वोल्टेज सोर्स अगर हमारा मान लीजिए लोड की रेंज चेंज हो जाए तो एक सर्टेन रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस के लिए हो सकता है कि वो वोल्टेज सोर्स विल बिहेव लाइक दैट वोल्टेज सोर्स विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर हमारे लोड रेजिस्टेंस की दूसरी एंटायर डिफरेंट रेंज हो जाए तो सेम वोल्टेज सोर्स मे बिहेव लाइक अ कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट one voltage source with this value of internal resistance will always behave like a constant voltage source, or it will always behave like a constant current source. No, it totally depends upon the entire possible range of the load resistance. Only dependent upon that it will behave like a constant voltage source or a constant current source. So this was all about the constant voltage source and constant current source. तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस पिछले वीडियो को भी जरूर देखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके किसी काम आया होगा, आपको तो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे और फ्यूचर के वीडियो आपको पता लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।